हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का शानदार क्लास अभी होने वाला है दोस्तों। यूट्यूब में हम बोलते हैं कि इस टाइप का कुछ शायद ही आपको को करवा रहा होगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप कंटेंट देखिएगा, पहले कंटेंट देखिएगा, इतना निचोड़ निकाल के आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिए, यदि देखते हैं इसको दोस्तों, ना कि सीजल एग्जाम में कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से डेफिनेटली आने वाला, ठीक है। पूरा निचोड़ निकाल दिए एनसीईआरटी और कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वहाँ से, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगा। बस इसमें इस PDF में 7-8 पेज का PDF है, इसमें बस पंचवर्षीय योजना नहीं डालें, क्योंकि पंचवर्षीय योजना सभी को पता है कि क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है, तो इसलिए नहीं लिखे। इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा चीज़ है वहाँ से क्वेश्चन यदि आ गया तो आप छोड़िएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बता रहे हैं ना आपको, इस इतना मतलब इंपॉर्टेंट आपको क्लास होने वाला यूट्यूब इकोनॉमिक्स के मामले में। 4-5 सवाल तो बनता ही बनता है, इकोनॉमिक्स होता है उसमें 1-2 सवाल तो करंट अफेयर से रिलेटेड कर देगा। तो करंट का पोर्शन एग्जाम के टाइम पे करवाएंगे, जो होता है इकोनॉमिक्स का कुछ करंट का पोर्शन पूछता है, ठीक है। स्टैटिक के लिए दोस्तों बहुत शानदार है ये, ऐसा PDF कोई नहीं देगा झारखंड में, सीजल के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण। कितना जितना तारीफ करें उतना कम ही बोल सकते हैं, ठीक है। और जितना आप लोगों को दे रहे दोस्तों, चुपचाप ले लिया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मत बोलिए सिलेबस के बाहर है, सिलेबस के अंदर है। हमको पता है सिलेबस के बाहर क्या है, अंदर क्या है, ठीक है। किसी को लगता है बाहर है तो फिर मत देखिएगा दोस्तों, क्योंकि फिर काहे टाइम पर बात कीजिएगा। हम तो करवाएंगे, हमको जो लग रहा आएगा वो करवाएंगे, क्योंकि बाद में शिकायत तो नहीं करना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन आया नहीं। हम तभी तो छाती चौड़ा करके बोल सकेंगे, देखिए जो क्वेश्चन आया वो आया वो क्वेश्चन हम करवाएं हैं, और डेफिनेटली आएगा। ये लिख के रख लीजिए, ये वीडियो को आज फिर रिकॉर्ड करके रख लीजिए, एग्जाम होने दीजिए सीजल का, उसमें आपको हम प्रूफ कर देंगे कि देखिए सब क्वेश्चन करवाएं कि नहीं करवाएं। सो ठीक है, एक एक चीज़ मेहनत कर, उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई छोटा भाई मानते हैं छोटा मोटा चैनल है, लेकिन जितना मेहनत करते हैं ना, शायद ही बड़ा चैनल को इतना मेहनत करता है वो सीजल के नाम पे कर रहा होगा। हकीकत है, किसी को लग रहा होगा कि हवाबाजी कर रहा है, खैर लगने दीजिए, वो तो समय बताएगा, ठीक है। हवाबाजी करना अलग चीज़ होता है और मेहनत करना अलग चीज़ होता है, ठीक है। कोई भी काम मेहनत से काम करते हैं, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। चलिए जो भी है, ठीक। अब बहुत शानदार दोस्तों, बता रहे हैं इतना एक एक चीज़ लिखे हुए ना, हाथ से लिखे हुए, हैंड रिटन नोट दोस्तों, बहुत शानदार PDF आपको, ठीक है। लेकिन ये PDF आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, बस ये बात सच्चाई है, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। ये PDF आपको पेड ग्रुप में बैठेगा, ठीक है। पेड ग्रुप में यदि किसी को जुड़ना है दोस्तों, तो अक्टूबर तक जुड़ तक, तो पहले हालांकि बंद करवा देते हैं, क्योंकि काफ़ी सेलेक्ट कर, क्योंकि जो पेड ग्रुप में जुड़ता है ना, उसमें क्या होता है कि सारा PDF सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर भेजना पड़ता है उसको, फिर ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, फिर आगे की PDF आते रहेगा, तो बहुत लफड़ा था। लेकिन चलिए, एग्जाम डेट बढ़ा दिया, 16 से 7 दिसंबर को हो रहा है, इसलिए जिनको लेना है अक्टूबर तक हम ऐड फिर से कर लेंगे, जिनको लेना है पेड ग्रुप में, ठीक है। वो ले लीजिएगा, नंबर दे देते हैं बाकी, ठीक है। लेने से फ़ायदा ये 8968765101, बहुत फ़ायदा दोस्तों, बता रहे हैं। आप कहीं 1000-1500 रुपये देख पड़ रहे हैं ना, उससे 2 गुना यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा आपको। लाजवाब PDF मिलता रहेगा एग्जाम के टाइम तक, जैसे भी करंट अफेयर झारखंड का मिला, वहाँ फ्री मिला ग्रुप में, बाकी आप लोगों को पैसा देना पड़ा, ठीक है। खैर जो भी है, तो जुड़ना हो जुड़ जाइएगा। आप अक्टूबर तक समय है, बाकी अक्टूबर फिर नवंबर दिसंबर पूरा 40-50 दिन कोई इंटरनेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। एकदम 10-12 पेज का PDF है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो नहीं कर सकता, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा आपको। इसको लिख लीजिएगा बढ़िया तरीका से, जो पेड में नहीं है, जो पेड ग्रुप है उसको देखिए, सिर्फ वीडियो को, PDF मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए, अर्थशास्त्र का पिता क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिक्स का फादर किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं, सबको पता है इस बात को। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, एक बुक लिखा है कौन? एडम स्मिथ ने लिखा है। ये डेट याद रखिएगा, 1776 डेट पूछ याद रखिए, ठीक है। ये आपको यही सब क्वेश्चन यदि आ जाएगा ना, तो ये तो सबको पता है, वेल्थ ऑफ नेशन, ये डेट पूछ दिया सीजल एग्जाम में तो लोग फंस जाएंगे। तो 1776 क्या है? 1776 रट्टा मार लेना, ठीक है। चलिए, रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को माइक्रो मतलब सूक्ष्म और व्यापक माइक्रो इकोनॉमिक्स बांटा था। मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांटने वाला क्या था? रेगनर फ्रिश था इसका। और माइक्रो हिंदी में देख लीजिए, सूक्ष्म बोलते हैं, उसको व्यापक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1893 में डिवाइड किया था, कब? सॉरी 1833 ईस्वी में। कब? 1833 में। देखिए, एक माइक्रो हो गया और एक हो गया मैक्रो। मैक्रो का पिता पूछेगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मैक्रो का पिता बताइए, तो एडम स्मिथ है मैक्रो, ठीक है। अब मैक्रो का पूछेगा, MACO मैक्रो मतलब समझ रहे हैं, व्यापक। हिंदी में इसको देख लीजिए, दोनों लिख दिए हैं ताकि हिंदी में इसकी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। व्यापक, इसको JM केन से है, याद रखिएगा। माइक्रो का है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म का कौन है? एडम स्मिथ है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन है दोस्तों? JM केन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो काफ़ी लोग फंस जाएगा। चलिए, इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम द पूछता है, एक बार कौन सा एग्जाम में आ गया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आया जो है, इकोनॉमिक्स जो है ये कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, कैसा वर्ड है बताइए? इसका नाम है ग्रीक वर्ड है ये। इकोनॉमिक्स कैसा है? ग्रीक वर्ड है ये। उसको क्या बोलते हैं? ओकोनोमिया बोलते हैं, ओकोनोमिया, ओकोनोमिया, NOMIA, ओकोनोमिया, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कैसा ना वर्ड है? इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है, ठीक है। चलिए, बजट 112 आर्टिकल याद रखना, बजट से रिलेटेड। अच्छा, बजट जो है ये फ्रेंच वर्ड है, किसा है? फ्रेंच भाषा। ये बजट कैसा है? इकोनॉमिक्स कैसा है? ग्रीक वर्ड है,
इकोनॉमिक्स कैसा है, ग्रीक वर्ड है, और बजट कैसा है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। फर्स्ट बजट एस सेठी ने लाया था, फर्स्ट बजट एस सेठी 1947 में, एस सेठी 1947। सारा इकोनॉमिक जितना भी चीज़ मिलेगा सब मिल जाएगा इस PDF में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट GST। चलिए, हम बस ये PDF उसको काम है जो पहले से हल्का फुल्का नॉलेज है, ऐसा नहीं कि किसी को पता ही नहीं इसके बारे में, तो फिर दिक्कत है, उसको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट GST, ठीक है। तो कौन सा कंट्री, फ्रांस था। GST लागू करने वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1954 में, ठीक है। अच्छा, ड्यूअल GST सिस्टम पूछ देगा, इंडिया ने ड्यूअल GST सिस्टम कहाँ से लिया है, तो कनाडा से। दो ऐसे देश है जहाँ से द्वितीय ड्यूअल GST सिस्टम, जैसे इंडिया और कनाडा, याद रखिएगा, इंडिया और कनाडा। एग्जाम में पूछ देगा ड्यूअल GST सिस्टम इंडिया कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया है। कहाँ से, कनाडा से लिया है। बस GSTIN हैज यूनिक 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कितना डिजिट का होता है, ऑप्शन पूछ देगा। जो GST का IN जो नंबर है कितना डिजिट का होता है, ऑप्शन देगा 10, 12, 15, 17 से कहते, याद रखना 15 डिजिट का होता है। छोटा क्वेश्चन लेकिन गलती कर जाता है एग्जाम में। GST का टैगलाइन क्या है, एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैग, इसका वन नेशन वन टैक्स इसका टैगलाइन है, ठीक है। इनकम, आयकर, इनकम क्या है दोस्तों, देखिए इनकम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको इनकम के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि इनकम में बढ़िया बन ले, आपको कहीं भी नौकरी कीजिएगा। तो स्टार्ट हुआ था कब, 1860 में। कब, 1860 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 13 साल के बाद 1873 में इसको रोक दिया गया था। 1860 में स्टार्ट किया गया था, 1873 में रोक दिया गया, फिर 1886 में स्टार्ट किया गया था। तो आपको डेट याद रखना, इनकम को जो स्टार्ट हुआ था कब, 1860 में, बस ये डेट याद रखना है। 1860, 1873 में इसको रोक दिया गया, फिर 1886 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। चलिए, 3 सिचुएशन ऑफ बजट, बजट के 3 सिचुएशन आप नाम सुने होंगे, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है कि सरप्लस अधिशेष किसको बोलते हैं, बैलेंस्ड बजट बराबरी किसको बोलते हैं, डेफिसिट बजट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, घाटे का बजट क्या होता है। तो यहाँ 2 कंडीशन, आई और ई। आई मतलब क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर, यदि इनकम ज़्यादा है, कमैनी ज़्यादा है और खर्चा कम है तो सरप्लस बोलेंगे। यदि कमा कम रहे, ज़्यादा रहे और खर्चा कम कर रहे हैं, मतलब पैसा आपके पास बच रहा है, इसका मतलब सरप्लस। इनकम, आय और खर्च दोनों बराबर है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर, उसको बोलेंगे बराबरी, बैलेंस्ड बोलेंगे, ठीक है। डिफिसिट में क्या होता है कि खर्चा ज़्यादा है, इनकम कमी है। फिर सुनिए बढ़िया से, खर्चा ज़्यादा है आपका लेकिन इनकम बहुत कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफिसिट बजट बोलते हैं। इसको याद है। देखिए, अब पूछ देगा कि सरप्लस बजट किसके लिए, अंडर डेवलप्ड, जो अंडर डेवलप्ड उसके लिए सरप्लस बजट है। बैलेंस के लिए डेवलप इकोनॉमी बोलते हैं इसको, डेवलप इकोनॉमी, और डेवलपिंग के लिए डिफिसिट, याद रखिए। सरप्लस अंडर डेवलप्ड, ठीक है। बैलेंस में डेवलप और डिफिसिट में डेवलपिंग, तीनों याद रखिएगा पॉइंट। करों की 3 संरचना, 3 स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, मतलब कर की 3 संरचना, 3 स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, ठीक है। चलिए, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको हिंदी में प्रोग्रेसिव बोलते हैं। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी बोलते हैं इसको। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, कि GST किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन चारों दे देगा, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। तो GST जो है ये किसका, प्रोपोर्शनल टैक्स का, ठीक है। जैसे इसमें क्या दोस्तों, प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ा टैक्स भी बढ़ा, इनकम बढ़ा टैक्स भी बढ़ा, ये क्या प्रोग्रेसिव टैक्स है। एग्जाम में पूछेगा इनकम टैक्स किसके अंदर आता है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर आता है। इनकम टैक्स किसके अंदर आता है, प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर आता है, ठीक है। हिंदी में प्रोग्रेसिव बोलते हैं। रिग्रेसिव टैक्स मतलब प्रतिगामी, इनकम और टैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टैक्स कम, इनकम ज़्यादा, फिर टैक्स कम, इस तरह करके समझ सकते हैं। ये दोनों डायरेक्टली है, टैक्स बढ़ा इनकम बढ़ा, ये दोनों टैक्स कम इनकम कम, ये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, फ्लैट टैक्स हो गया, ये सब रिग्रेसिव टैक्स है या फिर प्रतिगामी टैक्स के अंदर आता है, कर जिसको बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल में प्रोडक्शन डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल में क्या, प्रोडक्शन पर डिपेंड, यदि प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो टैक्सेस बढ़िया हुआ, प्रोडक्शन खराब हो गया तो कम हो गया, मतलब प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। तो GST इसके अंदर आता है, और इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव के अंदर आता है, ठीक है। और रिग्रेसिव टैक्स इसके अंदर आता है, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर ये जो भी है देख लीजिएगा, ठीक। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति सिलेबस में लिखा हुआ, बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 तरह के होता है, बहुत तरह का होता है, आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। क्रीपिंग टैक्स, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब चलती हुई मुद्रास्फीति, जैसे रशिया इकोनॉमिक्स 1980, एक एग्जाम पर पूछा हुआ है, ठीक है। UPSC एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। रशिया इकोनॉमी 1980 वाला कैसा, किसका एग्जाम्पल है, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन का है, मतलब चलती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब भागती, मतलब बहुत तेजी से, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत तेजी से मुद्रास्फीति होता है, जैसे जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वार, बस एग्जाम्पल पूछेगा आपको, ठीक है। जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वार किसका एग्जाम्पल है, हाइपर इन्फ्लेशन, भागती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है भाई। अच्छा से लिख लीजिएगा, PDF बढ़िया से पढ़िए, बता रहे एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है आपको,
हालांकि आपको बहुत कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपको नहीं पढ़े होंगे, तो आपको लगेगा आज के बाद अरे सही बात है, वीडियो देखे तो काम आया, ठीक है। देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जैसे फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, डेयरी हो गया, एग्जाम्पल रट्टा मार लेना, पूछता है सीजीएल एग्जाम में, जेएसएससी एग्जाम में, ठीक है। फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी, ये किसका प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, पूछता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को। और टर्सरी को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। दोनों याद रखिए, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर, और टर्सरी को क्या बोलते हैं, सर्विस, ठीक है। तो द्वितीय इसको बोलते हैं, द्वितीय सेक्टर, इसमें से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट, ये सब सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं इसको। टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र इसको बोलते हैं, सर्विस टेक्सटाइल, जैसे मार्केटिंग वगैरह हो गया, टीचर्स हो गया, सेलिंग वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। एक आता है फिलिप्स कर्व, जो लड़का नहीं पढ़ा एग्जाम में आ गया तो गलती मार के आ जाएगा। फिलिप्स कर्व क्या होगा, आप नाम सुनेंगे एग्जाम में, कई बार देखे भी होंगे। ये दोस्तों महंगाई और बेरोजगारी के बीच में उल्टा संबंध होता है। यदि बेरोजगारी ज़्यादा हो गया तो महंगाई कम हो गया, महंगाई ज़्यादा हो गया तो फिर बेरोजगारी कम, इस तरह उल्टा रिलेशन है, मतलब इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब महंगाई और बेरोजगारी के बीच में उल्टा रिलेशन बोलता है, ये बोलते हैं फिलिप्स कर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बस सिंपल तरीका था, कुछ ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। आपको पीएचडी नहीं करना, आपको बस एग्जाम में काम आना चाहिए। जैसे एलपीजी पॉलिसी पूछ देगा, एलपीजी पॉलिसी क्या बात है इंडिया में, एलपीजी 1991 में, ठीक है। क्या इसका मतलब, लिबरलाइजेशन जिसको उदारीकरण बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन जिसको निजीकरण बोलते हैं, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हन सिंह के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हन सिंह के द्वारा लाया गया था। चलिए क्वेश्चन BIFR का फुल फॉर्म इकोनॉमी से पूछता है। ये है बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, 1987 में इसको लाया गया था। बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987 में इसको लाया गया था। चलिए यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, जिसका डोमिनेशन सरकार का होता है इस पर। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, जिसका डोमिनेशन प्राइवेट सेक्टर का होता है, और मिक्स्ड में किसी का नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। तो इसका सोशलिस्ट में क्या होता है, एग्जाम्पल रसिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये सोशलिस्ट है, और भी बहुत सारे, लेकिन एग्जाम्पल यही सब बेस्ट है सर। कैपिटलिस्ट में पूंजीवादी में क्या होता है, जिसमें प्राइवेट कंपनी का दबदबा होता है, जैसे साउथ कोरिया, जिसे याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया किसका है, सोशलिस्ट का एग्जाम्पल है, नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट का समाजवादी का है, और साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी का। यूएसए भी पूंजीवादी का है, एग्जाम्पल याद रखना, यूएसए पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एक कैपिटलिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। इंडिया मिक्स्ड के अंदर आता है, इंडिया मिक्स्ड के अंदर आता है। देखिए कैपिटलिस्ट में दो एक नाम आता है, लेजिस फेयर, हस्तक्षेप जिसको बोलते हैं, हस्तक्षेप बोलते हैं इसको, ये फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है, लेजिस फेयर, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और ये होता है नेहरूनियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसको मिक्स्ड के अंदर आता है। अभी बताते हैं क्या होता है ये, सब चीज पूरा निचोड़ निकाल दिए, बोले ना एकदम दिखती नहीं। जैसे देखिए इंडिया जो 1947 से 1969 तक था, ये नेहरूवियन इकोनॉमी का कहा जाता था। एग्जाम्पल पूछ देगा कि इंडिया किसके अंदर आता था, ये मिक्स्ड के अंदर आता है, लेकिन इसका नाम था नेहरूवियन इकोनॉमी कहा जाता था। कब, 1947 से लेकर 1969, ठीक है। 1991 में एलपीजी आया, सबको पता है, आया ना। देखो इंडिया 19, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है और यहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। 1991 से पहले पूछेगा इंडिया किसके अंदर आता था, सोशलिस्ट के अंदर। सोशलिस्ट बोले तो जिसका सरकार का मतलब डोमिनेशन हो, गवर्नमेंट का, सोशलिस्ट के अंदर आता था 1991 के पहले। 1991 के बाद जब एलपीजी आ गया दोस्तों, ये मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी आप देख लीजिए, पीजीटी का देख लीजिएगा, रेलवे का पीजीटी, रेलवे, एसएससी, या फिर अभी जो एग्जाम हुआ था जेईई वाला, देख लीजिए, इस क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की इकोनॉमिक्स कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। सिंपल पूछ दिया कैसा है, इंडिया की इकोनॉमिक्स मिक्स है। यदि पूछ दिया 1991 से पहले कैसा था, तो सोशलिस्ट था, समाजवादी। कैसा था, सोशलिस्ट समाजवादी। कन्फ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 कोलकाता इसका हेडक्वार्टर। आरबीआई एक्ट कौन, 1934, ठीक है। कमीशन कौन सा, हंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरबीआई का कमीशन हिल्टन यंग, आरबीआई का कमीशन हिल्टन यंग, ठीक है। पहला गवर्नर कौन था, ओ स्मिथ इसके याद था, और इंडियन गवर्नर बोलेगा तो देशमुख साहब। कौन, देशमुख साहब थे, ठीक है। चलिए ये बताइए, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण आरबीआई 1 जनवरी 1949, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 जनवरी 1949 नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, राष्ट्रीयकरण ऑफ आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को किया गया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में, याद 1969 1980, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखना है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इसमें डिपॉजिट कितना था, 50 करोड़ मिनिमम, ये कंडीशन था। पूछ सकता है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, उसका डिपॉजिट मैक्सिमम मिनिमम कितना था,
मैक्सिमम मिनिमम जो भी है 50 करोड़, ठीक है। और इसमें था कितना था, जो 6 बैंकों के था 200 करोड़। ये पूछ सकता है सीजीएल एग्जाम में खास करके, और बाकी एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए तो आपके यहाँ क्वेश्चन और पूछता है कि जब 14 बैंकों का नेशनल राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें कौन सा पंचवर्षीय योजना था, बताइए। पंचवर्षीय योजना घुसा सकता है क्वेश्चन है, तो बताइए कितना कितना कैसे याद रखिए। अभी आपको याद नहीं ना, भूलिए मत, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, 14 बोल रहे हैं दोस्तों, तो लास्ट में क्या 4 आ रहा है, तो मतलब चौथा पंचवर्षीय योजना, बात खत्म। और इसमें 6 बैंकों का बोल रहा है तो छठा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप नहीं भूलिएगा 14, जैसे नाबार्ड कैसे याद कराए थे, NABARD। नाबार्ड कौन सा पंचवर्षीय योजना में, 1 2 3 4 5 6 छठा में। इसरो कौन सा पंचवर्षीय योजना में था, 1 2 3 4 चौथा में। तो ऐसे ही इसको याद कर लीजिए। 14 बैंकों नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1969 में चौथा पंचवर्षीय योजना था। हालांकि देखा है उस समय तो प्लानिंग हॉलीडे था, क्योंकि 66 67 69 प्लानिंग था, लेकिन चौथा में काउंट किया जाता है इसको। और 1980 में भी प्लानिंग था, लेकिन इसको छठा में काउंट करना एग्जाम में आएगा, ठीक है। कौन, इंदिरा गांधी के द्वारा, याद रखना किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया इंटू PNB। न्यू बैंक ऑफ इंडिया PNB में कब शामिल हो गया, मर्ज हो गया, 1993 में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया PNB में 1993 में शामिल हो गया था। उसी तरह देना बैंक, विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज करके कब, 2008 में। इंपॉर्टेंट 18 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देना बैंक, विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजय बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक साथ मर्ज हो गया था 2018 में। और न्यू बैंक ऑफ इंडिया PNB के साथ मर्ज हुआ था 1993 में, ठीक है ना। चलिए, मुद्रा के बारे में पूछा, इसका फुल फॉर्म पूछेगा पहली बात आपको, तो M से माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। किसके अंदर हुआ था दोस्तों, PMMY। मुद्रा का जो लॉन्च किया गया था PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लाया गया था, ये 2015 में। ये भी डेट याद रखना, PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें 3 तरह का आता है। इसका लोन था, ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, इसका एम क्या था, लोन टू स्मॉल स्केल। इसका काम था लोन देना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। कौन था, मुद्रा बैंक क्या नाम था, इसका काम था लोन देना था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। इसका 3 तरह का था, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये मुद्रा के एग्जाम्पल है। तो शिशु में कितना लाख तक लोन दिया जाएगा, किशोर में कितना तक और तरुण में कितना, याद रखना है, अप टू 50,000 शिशु में, अप टू 50,000 शिशु में। 50 के मतलब 1000 होता है ना, के मतलब, तो 50,000 शिशु में। किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख। किशोर में कितना था, 50,000 लेकर 5 लाख, ठीक है। तरुण में कितना था, 5 लाख से लेकर 10 लाख, याद कर लीजिएगा। सीजीएल का स्टूडेंट जरूर सब याद कर लीजिएगा। शिशु में अप टू 50,000, ठीक है। किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख, ठीक है। और तरुण में 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, ठीक है। चलिए, नाबार्ड आ गया। पहली बात इसका फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982। कौन सा कमीशन, शिवरामन कमेटी, याद रखिएगा। छठा पंचवर्षीय योजना, ये बात पता ही है। 12 पूरा डेट याद रखिए, ठीक है। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 शिवरामन कमेटी के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये होता है प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी में। सेकेंडरी द्वितीय बाजार के अंदर में आता है NSE। इसका आ गया फुल फॉर्म क्या आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका ईयर पूछना है 1992। इसका इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी। इसका इंडेक्स निफ्टी, ठीक है, निफ्टी। उसी तरह BSE सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875, ठीक है। इसको सेंसेक्स है, तो याद पूछेगा। NSE का एन से देखिए, एन से NSE, एन से निफ्टी, ठीक है। BSE का बॉम्बे, बॉम्बे का सेंसेक्स हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा किसके अंदर आता है ये, NSE और BSE किसके अंदर आता है, सेकेंडरी मार्केट, मतलब द्वितीय बाजार के अंदर आता है। ऑप्शन दे देगा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्सरी मार्केट। NSE और BSE किसके अंदर आता है, तो सेकेंडरी या द्वितीय मार्केट के बाजार के अंदर आता है। NSE क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में लाया गया था। इसका इंडेक्स निफ्टी था। और BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में। और इसका सेंसेक्स, इसका जो इंडेक्स है सेंसेक्स है। एकदम सेलेक्टेड चीज़ बता रहे दोस्तों, बोले ना, एक बार एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेबी के बारे में पूछेगा आपको एग्जाम में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म 1988, हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। सेबी 1988, हेडक्वार्टर मुंबई। सेबी एक्ट का बात 1992, सेबी एक्ट 1992, ठीक है। ब्रांचेज का कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। सेबी का कहाँ ब्रांचेज है, कोलकाता में है, दिल्ली में और चेन्नई में, ठीक है। अच्छा, वॉच डॉग ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का संचालक कहा जाता है किसको, सेबी को। वॉच डॉग ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का संचालक कहा जाता है सेबी को। चेयरमैन को ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला चेयरमैन बनी, इसका एग्जाम में आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। फिलहाल के जो एग्जाम चल रहा है अभी, माधवपुरी बुच्ची, क्या नाम है, माधवीपुरी बुच, जो भी माधवीपुरी बुच, इसका सेबी का चेयरमैन है, पहली महिला चेयरमैन। मोनोपोली, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
वहाँ मोनोपोली एकाधिकार क्या होता है दोस्तों? मोनोपोली मतलब क्या होता है? एक ही बेचने वाला होता है और बहुत सारे खरीदने वाला है। मोनोपोली मतलब एक बेचने वाला है और खरीदने वाला बहुत सारे, जैसे इंडियन रेलवे का एग्जांपल है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, एकदम सिंपल वर्ड में लिखे हैं। मोनोपोली एक बेचने वाला, बहुत सारे खरीदने वाला, इंडियन रेलवे का एग्जांपल है। ये होता है मोनोपोलिस्टिक, मतलब एकाधिकारी। मोनोपोली अलग चीज़ होता है और मोनोपोलिस्टिक अलग चीज़ होता है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। मोनोपोली में क्या होता है? एक बेचने वाला, बहुत सारे खरीदने वाला, एक एग्जांपल इंडियन रेलवे। और मोनोपोलिस्टिक मतलब एकाधिकारी क्या होता है? बहुत सारे खरीदने वाला, बहुत सारे बेचने वाला। जैसे सब्जी मंडी एग्जांपल इसका हो गया, सब्जी मंडी मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल हो गया। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों तो आप लाइफ में नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए ओलिगोपोली अल्पाधिकारी, अल्पाधिकारी जिसको बोलते हैं, कुछ बेचने वाला होता है, ठीक है, और बहुत सारे खरीदने वाला होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है? अल्पाधिकार मतलब कुछ बेचने वाला है और बहुत सारे खरीदने वाला है। जैसे ओपी, ओपेक जो एग्जांपल है, पूछ देगा ओपेक किसके अंदर आता है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जिसका हेडक्वार्टर वियना में, ओपेक। ओपेक क्या है? ओलिगोपोली के अंदर आता है। ओ से ओपेक, ओ से ओपेक, ओलिगोपोली मतलब अल्पाधिकारी, कुछ बेचने वाला, बहुत सारे खरीदने वाले। ठीक है, इसको वियना है, इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली सबको पता है, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला और एक बहुत सारे खरीदने वाले। इसमें क्या होता है? एक तरफ से एकाधिकार मतलब सिंगल सेलर, सिंगल बायर। देखिए मोनोपोली में क्या था? एक बेचने वाला और बहुत सारे खरीदने वाला था मोनोपोली में। और बायलैटरल मोनोपोली बोल देगा तो एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, एक खरीद दोनों में। ठीक है, बायलैटरल बोल रहा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए बेरोजगारी के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है 3 तरह का होता है। देखिए, डेवलप्ड विकसित देश जिसको बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड अविकसित, डेवलपिंग मतलब विकासशील। ठीक है, चलिए अंडर मतलब डेवलप में कौन कौन आता है? 2 तरह का आता है डेवलप में। एक होता है साइकिलिंग जिसको चक्रीय, साइकिलिंग मतलब समझ रहे हैं? साइकिल है मतलब प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो बेरोजगारी कम हुआ, खराब हुआ तो कम हुआ, मतलब साइकिल की तरफ चलता है। एग्जाम में आराम से बना लीजिएगा, साइकिल कोई दिक्कत नहीं होगा। साइकिलिंग मतलब डिपेंड करता है साइकिल तरह, एक बार अच्छा, एक बार खराब, एक बार अच्छा, ऐसे करना। ठीक है, फ्रिक्शनल प्रतिशोधक, प्रतिशोधात्मक, ये किसके अंदर आता है? डेवलप्ड के अंदर आता है। अभी एग्जाम बताएंगे क्या होता है, ये सब बताएंगे अभी। अब विकसित अंडर डेवलप्ड में कौन कौन आता है? बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान। अब विकासशील डेवलपिंग में क्या आता है? इसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, संरचनात्मक बेरोजगारी आता है। अब देखते हैं क्या क्या होता है इसके बारे में। इसमें 2 होता है, रूरल होता है 11 में। रूरल में क्या होता है? सीजनल मौसमी, और डिजायर मतलब पर्सनल। और इसमें शहर में इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल। ठीक है, वीडियो से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए। चलिए फ्रिक्शनल प्रतिशोधात्मक मतलब ये डेवलप्ड के अंदर आता है। अनएम्प्लॉयमेंट पता चल गया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब प्रतिशोधात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगार के बीच की जो अवधि होता है, वो जो बेरोजगारी होता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल या फिर प्रतिशोधात्मक। जिसे कहने आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब छोड़ के कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन करें जो कि आपका 1 महीने का गैप है, तो 1 महीने जो बेरोजगार आप रहे हैं ना दोस्तों, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल या फिर प्रतिशोधात्मक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कन्फर्म? डन जी, बिल्कुल डन है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। फ्रिक्शनल प्रतिशोधात्मक क्या होता है? यदि कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी छोड़कर दूसरा कंपनी में जा रहे हैं, उसके बीच में जो 1-2 महीने का गैप होता है, जो बेरोजगार आप हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। ये डेवलप्ड के अंदर आता है। ठीक है ना? चलिए, और स्ट्रक्चर किसके अंदर आता है? संरचनात्मक, ये डेवलपिंग के अंदर आता है। जैसे क्या होता है? देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है, जैसे भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का बढ़ गया। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने में बढ़ गए। समझिए कहने मतलब कुछ नया चीज़ देखने को मिला। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? इनोवेशन हो गया आपने। ठीक है, कि भारत में स्कूटर बनाने वाला बंद हो गया, अचानक कार बनाने वाले मिस्त्री सब आ गया। तो भैया जो स्कूटर जो बनाते थे, वो सब मिस्त्री जो कहाँ जाएगा? अब बेरोजगार हो गया ना फिर तो। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। सीजनल में क्या होता है? सीजन पर डिपेंड करता है मौसम, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, पर्यटन क्षेत्र, सब सीजनल पे होता है। एग्जाम पर पूछता है तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिसगाइज, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिसगाइज क्या होता है? पर्सनल बेरोजगारी क्या होता है? इसमें कुछ लोग की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों की उस काम से क्या हो गया भाई, 1 मिनट, हाँ, यदि उन लोगों की उस काम से हटा दिया जाता है तो प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं। कहने का मतलब डिसगाइज में क्या होता है? मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपका एफिशिएंसी बहुत कम है, मतलब किसी पैरवी किसी के थ्रू चल गए, आपका नॉलेज उतना था नहीं, पैरवी लगा के चले, आपको कंपनी में डलवा दिया, ठीक है, आपका प्रोडक्शन बहुत जीरो, मतलब आपका कंपनी में रहना और ना रहना कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, वही बात बोला गया। ठीक है, इसमें कुछ लोग की उत्पादकता शून्य होती है, मतलब आपका
एफिशिएंसी जीरो, लेवल जीरो है काम करने का, ठीक है। आपको कंपनी से निकाल भी देगा ना, फिर भी कंपनी का प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना पहले था। इसलिए आपको रहना ना रहना कोई फायदा उसमें नहीं है, ना कोई घाटा है कंपनी का। उसी को बोलते हैं डिसगाइज या फिर पर्सनल बेरोजगारी बोलते हैं। समझ गए क्या होता है सो? तो कन्फ्यूज मत होइए। स्ट्रक्चर क्या होता है और डिसगाइज क्या होता है, सीजनल क्या होता है, और एक और क्या बताया था शुरू वाला भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये वाला कहाँ गया ये वाला सीजनल तो हो गया, ये वाला कहाँ गया भाई? फ्रिक्शनल समझ गए ना किसको बोलते हैं, तो भी देख लीजिएगा। तो फ्रिक्शनल, डिसगाइज, सीजनल, ये सब चीज़ देख के जाना है। स्ट्रक्चर 3-4 का इकोनॉमिक्स है जो आपको देखना है, जो कि एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे। शायद इस वीडियो देखने के बाद शायद कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, उम्मीद है ऐसा हमको लग रहा है। एक और आता है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दीर्घकालिक बेरोजगारी। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, दीर्घकालिक बेरोजगारी, ये क्या होता है? जब कोई देश अविकसित मतलब अंडर डेवलप्ड होने के कारण अपने लोगों को रोजगार न दे पाए, मतलब अंडर डेवलप है जैसे भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मतलब जब कोई देश अंडर डेवलप मतलब उसका इकोनॉमिक्स उतना ख़राब है, उसके बावजूद अपने आप को लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है, उसको बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दीर्घकालिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो 4 याद रखना है आपको, ठीक है। क्रोनिक मतलब जो देश अंडर डेवलप है वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है, उसको बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लास्ट पेज यही। और अगर याद रखना है डिसगाइज में क्या होता है? आपका एफिशिएंसी जीरो है, आपका रहना ना रहना कंपनी को फायदा नहीं है, प्रोडक्शन जो पहले था आपको हटा देगा, फिर भी प्रोडक्शन वही होने वाला है, इसको बोलते हैं डिसगाइज बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखते हैं। सीजनल तो बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सीजन का है। स्ट्रक्चरली पता चल गया कि जो इनोवेशन आ गया, ठीक है। जैसे कार बनाने वाला था, मान लीजिए पहले कार बनाने वाले बहुत सारे मिस्त्री था, स्कूटर बनाने वाला, अचानक मार्केट में क्या आ गया? कार बनाने का प्रचलन आ गया, उसका वैल्यू बढ़ गया, तो जितना भी स्कूटर बनाने वाला मिस्त्री था सब बेरोजगार हो गया, कार बनाने वाले का रोजगार हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। एक और इम्पोर्टेंट है फ्रिक्शनल वाला, यदि काम कर रहे हैं कहीं पे, कोई कंपनी जॉब छोड़ के जा रहे हैं दूसरे जॉब में, जो बीच का जो समय बच रहा है, जो बेरोजगार है, 1 2 या 3 महीने जो भी है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रतिशोधात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इस पीडीएफ में आपको 5 ईयर प्लान ने लिए, पंचवर्षीय योजना, बाकी सब चीज़ आपको यहाँ पे दे दिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में खास करके। इसके बाद स्टैटिक में देगा ये सब, और पंचवर्षीय योजना बढ़िया से कर लीजिएगा। सोशल डेवलपमेंट जो क्या नाम है वो देख लीजिएगा, और इसका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 सवाल पूछ सकते हैं यहाँ से। उम्मीद है दोस्तों कि सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा फिर से, और पीडीएफ बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जिसको ग्रुप में जोड़ना होगा दोस्तों, पीडीएफ के ग्रुप में देंगे, क्योंकि टेलीग्राम में इसको नहीं डालेंगे, ये तो बात तय है, ठीक है। जुड़ना होगा तो जुड़ जाइएगा, आपको नंबर तो पता ही होगा सबको, ठीक है। ये बोलिए देते लास्ट में 8968765101। अभी बहुत अच्छा पीडीएफ आने वाला, टेंशन क्या ले रहे हैं। एग्जाम बस आप अपना तैयारी कीजिए, थोड़ा बहुत के लिए मतलब 15-20-10 मिनट के लिए जेएसएससी वाले यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और पेड ग्रुप में तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, ठीक है। तो जिसको जुड़ना है अक्टूबर तक जुड़ सकते हैं, बाकी उसको नवंबर बंद कर देंगे ताकि आराम से डिस्टर्बेंस किसी का ना हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।